तो फ्रेरे लास्ट डे हम लोग टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे, तो टीचिंग मेथड में कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखें समझते हैं। कल एक पॉइंट लास्ट में हुआ था, कौन सा? अध्ययन एक प्रकार के अनुसंधान व सृजन की प्रक्रिया है, ये आप लोगों को बता दिया गया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है? पढ़ना लिखना यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये पॉइंट है। इसके बारे में ये भी एक शिक्षण विधि के रूप में फ्रेरे ने इसको इंक्लूड किया है। अब इसके विषय में क्या कहते हैं फ्रेरे, इनके क्या विचार हैं? फ्रेरे के विचार हैं कि प्रगतिशील वैज्ञानिक व आलोचनात्मक सोच के समर्थक होने के नाते फ्रेरे किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता, यांत्रिकता व नियमबद्धता को अनुचित ठहराते हैं। मीन्स फ्रेरे, पहले भी आप लोगों को जानकारी मिली है कि वो रूढ़िवादिता को मानने वाले नहीं है, यांत्रिकता है, नियमबद्धता है, नियम को भी वो नहीं मानते, नियमबद्धता वो सब नहीं मानते हैं कि एक शिक्षण विधि में ये हमारे लिए सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या आगे कहते हैं कि विशेषकर पढ़ने लिखने की प्रक्रिया को कठोर बंधनों, नियमों में बांधने और उसे मशीनीकृत करने का वे पुरजोर विरोध करते हैं। जो लिखने पढ़ने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, उसको हम अगर बंधनों में बांध रहे हैं, नियमों में बांध रहे हैं, वे इसको जो उसका विरोध कर रहे हैं। फ्रेरे का विचार क्या है? फ्रेरे कहते हैं कि सीखना एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जैसे एक प्रेम होता है, प्रेम जो स्वयं घटित हो जाता है, उसी प्रकार से सीखना या ज्ञान, शिक्षा, ये ऐसी ही एक प्रक्रिया है जो स्वयं घटित हो जाती है। मीन्स इसको प्रेम की तुलना के प्रेम की जैसी संज्ञा दी है इन्होंने। अर्थात प्रेम कैसा होता है? पूर्णतः सहज, स्वाभाविक और आकस्मिक रूप से किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। वैसे ही सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्णतः सहज, स्वाभाविक है और आकस्मिक रूप से हो जाती है। वैसे ही ये प्रेम है। ओके, ठीक है। तो फिर यही कहते हैं कि सीखना फ्रेरे के अनुसार ऐसा है जैसा प्रेम का घटित हो जाना पूर्णतः सहज, स्वाभाविक, आकस्मिक रूप से, पूर्णतः सहज, स्वाभाविक, आकस्मिक रूप से, ठीक है। और कहते हैं कि लचीला व व्यापक दृष्टिकोण से युक्त खुला मस्तिष्क ही नए विचारों को जन्म देता है। मीन्स फ्रेरे का विचार है कि अगर आपका मस्तिष्क लचीला व व्यापक दृष्टिकोण से युक्त होगा तो उसमें ही नए विचार प्रस्फुटित होंगे, नए विचार का जन्म होगा। जैसे परंपरा तोड़ना यद्यपि सरल कार्य नहीं है। जो परंपरा हमारी चली आ रही पढ़ने लिखने की प्रक्रिया की, वो इतनी आसानी तोड़ना या इतनी आसानी से हम उसको नहीं तोड़ सकते। तो यहीं पर कहते हैं कि परंपरा तोड़ना यद्यपि सरल कार्य नहीं है, परंतु हम जब नई पगडंडियों के निर्माण के लिए बंधी बधाई लीकों से हटकर चलना जरूरी है। मतलब अगर नई पगडंडी का हमें निर्माण करना है तो हमें जो परंपरा बांधी गई है, जो लीक बना दी गई है, उससे हमें थोड़ा हटकर चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी वृक्ष का फल होता है, उस फल को जब ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन में नवोद्भिद मीन्स जो नए पौधे उगने के लिए क्या होता है कि नवोद्भिद के अंकुरण के लिए कठोर आवरण का टूटना आवश्यक है। जो भी कठोरता होती है, कोई भी बीज होता है, उसकी जो कठोरता होती है और नया जब अंकुरित होगा तो वो टूटना आवश्यक है। ऐसे ही जो परंपराएं हैं, जो भी लकीरें हैं, जो भी रूढ़िवादिता है, उनको हमें तोड़ना अवश्य होगा। फ्रेरे इसके विचार में क्या कहते हैं? फ्रेरे इनका एक कथन है, वो उस कथन के माध्यम से समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं
विद्यार्थियों को बार बार यह बताना चाहिए कि कभी भी अपने दिमाग या आदतों को बिल्कुल नियमबद्ध ना करें। फ्रेरे का विचार है, कहते हैं कि विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी हैं उनको ये बताइए कि अपने दिमाग को या अपने आदत जो भी हैं, हैबिट्स हैं, उनको नियमबद्ध नहीं करना है। जैसे हम लोग पढ़ाई, जैसे फ्रेरे के अकॉर्डिंग है, जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं कि हमें 10 और 11 के बीच में पढ़ना है, 9-10 के बीच में पढ़ना है, 9 बजे से 12 बजे के बीच में पढ़ना है। मीन्स यही कहते हैं कि वो हमें 10 और 11 के बीच में ही पढ़ेंगे और 5 शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में खेलेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है फ्रेरे के अनुसार। मतलब वो कहते हैं कि हमें नियमबद्ध नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेरे क्या कहते हैं, ये तो प्रेम करने जैसा है। प्रेम, जैसे आप लोगों को पहले बताया कि प्रेम के प्रकार से ये पढ़ाई लिखाई होती है। प्रेम कभी भी कोई भी नियमबद्ध व सीमाबद्ध नहीं होता है कि प्रेम 10 से 11 के बीच में होगा या शनिवार रविवार को होगा। ऐसा हमें प्रेम जैसा होता है कि वो किसी भी समय किसी भी नियम में नहीं बंधा होता है। वैसे ही ये पढ़ाई लिखाई या सीखना, ये भी किसी भी नियमबद्ध में नहीं बंधना होगा। हमें 24 घंटे सीखना है। कोई भी प्रक्रिया से हम स्वाभाविक रूप से, आकस्मिक रूप से हम लोग और सहज रूप से इसको सीख सकते हैं। जो ये लिखना पढ़ना या प्रेम है, जो किसी बुधवार या शनिवार से सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई, इसको भी हम किसी भी दिन सीमाबद्ध नहीं कर सकते या किसी भी हम समय में हम इसकी सीमा में नहीं बांध सकते। इसकी कोई समय तालिका नहीं होती है। जिस प्रकार से प्रेम की कोई समय तालिका नहीं होती है, कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई की भी कोई समय तालिका नहीं होती है। हमारे समाज की एक बड़ी बीमारी यह है कि वह मस्तिष्क को नियंत्रित ढांचे में ढालने का प्रयास करता है। जो भी मस्तिष्क हम जो है हम लोगों का, तो वो समाज क्या करता है कि वो एक नियंत्रित ढांचे में एक नियंत्रित कर देता है कि हमें इसी समय करना है, 7 से 8 रहना है, 7 से वो करना है। ये एक नियंत्रित ढांचा बना देता है। यदि आप परंपरा को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो हो सकता है कि आपका मान घट जाए। मीन्स यहाँ पर कहना चाहता है कि यदि आप इस समय सीमा को तोड़ रहे हैं तो आपका मान घटना स्वाभाविक है। मीन्स आपका मान घट सकता है। परंतु संबंध विच्छेद के बिना, अर्थात पुराने को तोड़े बिना, किसी भी प्रकार के द्वंद्व के बिना, जिसमें आपको निर्णय लेना होता है, सृजनात्मकता पैदा हो ही नहीं सकती। कहना ये चाहते हैं कि कोई भी नियम या परंपरा पहले से बनी हुई है, उसको अगर आप संबंध विच्छेद नहीं करते, उसको तोड़ेंगे नहीं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व नहीं होगा, जिसमें आपको निर्णय, जो भी प्रक्रिया में आपको निर्णय लेगा होगा, तो आपकी कोई भी सृजनात्मक, कोई भी नई क्रिएटिविटी या नया अनुसंधान नहीं हो सकता। फ्रेरे का मानना है कि संबंध विच्छेद के बिना मानव अस्तित्व ही संभव नहीं है। मीन्स संबंध विच्छेद, परंपराएं, रूढ़िवादिता, नियम, इनको तोड़ने बिना मानव का जो अस्तित्व है वो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये शिक्षण विधि का ये पॉइंट हुआ था, पढ़ना लिखना यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्वाध्याय यथार्थ को सैद्धांतिक रूप से समझना। स्वाध्याय यथार्थ को सैद्धांतिक रूप से समझना। इस स्वाध्याय की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर क्या विचार दे रहे हैं फ्रेरे के अपने जीवन के विकास में स्वाध्याय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। फ्रेरे का मानना है कि एक शिक्षक के रूप में हमें कभी भी अपना अनुभव विद्यार्थियों पर आरोपित नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अध्यापक कोई भी चीज़ें पढ़ा रहा है, उसका अपना अनुभव अवश्य होता है। कोई भी शिक्षक, हर व्यक्ति का अपना अनुभव जीवन का होता है। तो यही कहते हैं कि कोई भी शिक्षक अपने अनुभव विद्यार्थियों पर आरोपित नहीं करेगा। वो ये कहते हैं कि वे स्वानुभव व स्वाध्याय पर बहुत बल देते हैं। ये फ्रेरे स्वानुभव मतलब जो विद्यार्थी वो स्वयं से अपने अनुभव अर्जित करेगा, स्वाध्याय करेगा, ठीक है।
उनको अपना स्वयं अर्जित करना हो। मीन्स जो विद्यार्थी हैं वो किसी शिक्षक के, किसी भी व्यक्ति के अनुभव को वे आरोपित नहीं कर सकते कि मैंने ये किया है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इस सिचुएशन में ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, विद्यार्थी को जो भी सीख रहा है उसको स्वयं अनुभव की करने दीजिए और उसको स्वाध्याय करने दीजिए। ये पालो फ्रेरे के विचार हैं। लेकिन कहते हैं कि अपने विद्यार्थियों को कम से कम एक सत्र में 2 बातें तो बता ही दी जानी चाहिए कि हमने कैसे अध्ययन किया और कैसे करते हैं। मीन्स हमें यह भी नहीं, फ्रेरे ये भी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हमें अपने विचारों को, हमें अपने अनुभवों को बच्चों को नहीं बताना है। हमें उन्हें, एक क्लास चल रही है तो उस क्लास में हमें 1 या 2 बातें ज़रूर ही बता देनी चाहिए कि हमने कैसे अध्ययन किया, हम क्या क्या करते थे, हमारा क्या अनुभव है, वो उसे अवश्य बताना चाहिए। फ्रेरे स्वयं अपने विद्यार्थियों को यह बताया करते थे। वे स्नातक कक्षा के विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़कर सुनाया करते थे। ये भी एक प्रक्रिया इनकी है, फ्रेरे की। ये शिक्षण विधि में सारे में आएंगे। वे इसे इसलिए ज़रूरी मानते थे क्योंकि कई बार विद्यार्थी ये नहीं जानते कि पढ़ने का अर्थ क्या होता है। स्वाध्याय में यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों को ये नहीं पता कि हम पढ़े कैसे। स्वाध्याय तो हम खूब करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, स्वाध्याय अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि बच्चे की किस प्रकार से हम स्वाध्याय करें, हमें किस प्रकार से पढ़ना है और पढ़ने का क्या अर्थ है। तो फ्रेरे कहते हैं, शिक्षकों से भी वे कहते थे कि आप विद्यार्थियों को उदाहरण देकर समझाइए कि किसी पाठ को पढ़ने का अर्थ क्या होता है। मीन्स जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको आप उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश कीजिए कि ये पढ़ने का अर्थ क्या होगा। फ्रेरे एक घटना बताते हैं जो उनके एक शिक्षक थे ही, तो उनके साथ में ऐसी घटनाएं होती रहती थी। तो फ्रेरे यहाँ पर एक घटना का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि मुझे याद है कि एक दिन एक विद्यार्थी मेरे पास आई। उसी क्लास में उन्होंने पठन कार्य किया था पूर्व में, और कहने लगी, सर पहली बार जब मैंने, जो विद्यार्थी आई थी और कहने लगी, सर पहली बार जब मैंने पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक पढ़ी, ये पुस्तक का नाम है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक पढ़ी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो विद्यार्थी कह रहे थे कि मुझे पुस्तक अच्छी ही नहीं लगी। मुझे लगा कि मेरे लिए इस पुस्तक को समझ पाना ही कठिन है। अब जाकर मुझे पता चला है कि मैं जानती ही नहीं थी कि पुस्तक पढ़ी कैसे जाती है। अब मैं सीख रही हूँ कि पढ़ने का अर्थ क्या होता है। तो मीन्स जो उन्होंने अपनी घटना का उल्लेख किया है, तो विद्यार्थी जो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जो पढ़ने का तरीका फ्रेरे ने उनको बताया, पढ़ने कैसे पढ़े जाएगा, तो वो विद्यार्थी समझ गई कि पढ़ने का अर्थ क्या होता है, कि हम इस बुक को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। फ्रेरे का मानना है कि विद्यार्थी इसलिए पढ़ते हैं, जैसे सिचुएशन है हम लोगों की, जो विद्यार्थी वर्तमान में कर रहे हैं, अमूमन लगभग सभी लोग करते ही हैं, कि फ्रेरे का मानना है कि विद्यार्थी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें कोई पाठ पढ़ना ही है और उसका प्रसंग उनकी समझ से बाहर होता है। मीन्स उसका प्रसंग, उनकी पाठ तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका प्रसंग है, वो उनकी समझ से बाहर होता है, वो समझ नहीं आते हैं। पुस्तकें जीवन और यथार्थ से यदि जुड़ी हों, पालो फ्रेरे कहते हैं यहाँ पर कि पुस्तकें जो हैं वो जीवन और यथार्थ से जुड़ी हों तो उनसे एक सैद्धांतिक आधार प्राप्त करने में मदद मिलती है। यथार्थ से परिचय कराने वाली ऐसी पुस्तकें फ्रेरे को रोमांचित करती हैं। मीन्स जो भी पुस्तकें होंगी वो यथार्थ से अगर रिलेटेड कर रही हैं तो वो पुस्तकें एक तरह से रोमांचित करने वाली पुस्तकें होंगी। अब कहते हैं पुस्तक अध्ययन को सार्थक बनाने हेतु फ्रेरे कहते हैं कि शिक्षक को पुस्तक
लेखक की पृष्ठभूमि, उसके देश व काल के संदर्भ तथा पाठ्य लेखक के बीच संबंध के स्वरूप से भी विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए। मतलब जब पुस्तक अध्ययन करा रहे हैं तो उनको सभी प्रकार से हमें बताना, जो पुस्तक के लेखक हैं उनकी पृष्ठभूमि है, उनका कंट्री कौन सा है, उनका काल किस प्रकार से, किस समय उनका जन्म हुआ था, आधुनिक काल है या सन 1800 के 1700 17वीं ईस्वी है 10वीं है या ईसा पूर्व हुआ था, उस काल को भी बताना होगा। और पाठ्य और लेखक के बीच संबंध के स्वरूप से भी विद्यार्थियों को भी अवगत कराना होगा, तभी उस पुस्तक के मर्म को समझ पाना उनके लिए पूरी तरीके से संभव होगा। ये पाउलो फ्रेरे के विचार थे। पाउलो फ्रेरे इसके बाद में शिक्षण विधि के संदर्भ में एक और पॉइंट बताते हैं, पढ़ना ज्ञान के सौंदर्य की उपासना है। जो हम पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि ज्ञान के सौंदर्य की उपासना है। मीन्स जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक क्या कर रहे हैं कि एक हम उपासना कर रहे हैं, जो ज्ञान की सुंदरता है उसकी हम उपासना कर रहे हैं। तो इसके बारे में विचार क्या है पाउलो फ्रेरे की? पुस्तक पढ़ना फ्रेरे के लिए एक आनंद देने वाली प्रक्रिया थी। उनका अनुभव बताता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ना एक कष्टदायक, बोझिल व उबाऊ काम हो सकता है। जैसे हम लोग भी अनुभव करते हैं, सब लोग अनुभव किए हैं कि परीक्षा में अगर उत्तीर्ण करना है तो कितना हम लोग पढ़ते हैं, और वो पढ़ाई अगर है तो वो कष्टदायक हो रही है, बोझिल है, हमारे ऊपर ये बोझ है कि हमें ये पढ़ करके हमें ये पास करना है, लिखना है, वो हमें एक प्रकार के बोझिल हो जाता है और उबाऊपन हो जाता है। हम पढ़ते रहते हैं, बाद में जैसे एग्ज़ाम होता है तो वो बिल्कुल जैसा जेल से आज़ाद होते हैं, उसी प्रकार से हम लोग ऐसा महसूस करते हैं। तो यही यहाँ पर कहते हैं कि जो भी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रहे हैं वो कष्टदायक, बोझिल और उबाऊपन हो जाएगा। परंतु कहते हैं कि ज्ञान के सौंदर्य की खोज के लिए पढ़ना एक विलक्षण सुख देने वाला अनुभव होता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं कि इस प्रकार से ज्ञान के सौंदर्य की खोज के लिए, ज्ञान की सुंदरता के लिए, ज्ञान का सौंदर्य क्या है उसके लिए पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं तो वो पढ़ाई एक विलक्षण सुख देने वाला अनुभव प्रतीत होगा। फ्रेरे को जब शिक्षण का दायित्व सौंपा गया, फ्रेरे जब अध्यापक बने, उनका दायित्व सौंपा गया, तो उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए स्वाध्याय के बल पर पुर्तगाली व ब्राज़ीली व्याकरण तथा भाषा शास्त्र विषयों में महारत हासिल की। मीन्स जब उनको पढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया तो उसे चुनौती के रूप में उसको स्वीकार किया। जैसे पढ़ाने के लिए सोचता है कि बहुत से पढ़ तो लेते हैं, पढ़ाई तो करते हैं सभी लोग, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो हमारे उस अध्ययन काल में नहीं पूरी हो पाती हैं। तो हम लोग जब अध्यापन कार्य करते हैं तब उन चीज़ों को अध्ययन करते हैं। तो वही कार्य फ्रेरे ने किया था कि उन्होंने पुर्तगाली व ब्राज़ीली व्याकरण है, उसका भाषा शास्त्र है, इनको अपने स्वाध्याय के माध्यम से इनमें महारत हासिल कर ली और महसूस किया। तब भी उन्होंने महसूस किया कि पढ़ना एक बड़ी ही प्यारी घटना है। मीन्स एक इसको घटना का नाम दिया कि पढ़ाई करना एक बहुत ही प्यारी घटना है। वे याद करते हैं कि जब तक वे अविवाहित थे वे एक छोटे से घर में रहते थे जहां वे रात के 2 बजे तक पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे और विचार करते थे। कभी कभी उनकी माँ आती और कहती बहुत हो गया, जाओ सो जाओ, परंतु वे विषय में बिल्कुल शारीरिक तौर पर जुड़ जाया करते थे। इसी से उन्हें यह अनुभव हुआ कि पढ़ना भी सौंदर्य की उपासना है। मीन्स जो अपने अनुभव यहाँ पर बता रहे हैं फ्रेरे की, वो जब अविवाहित थे तो वो 2 बजे रात तक पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे और भी चिंतन मनन भी करते थे, और उस समय जो उनका शारीरिक जुड़ाव था, मानसिक जुड़ाव था, वो उस अध्ययन में, उस पढ़ाई पर ही लग गया। तो वहीं से उनको अनुभव हुआ कि पढ़ना भी एक सौंदर्य की उपासना है। और नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधि का अभ्यास का महत्व। अगर शिक्षण विधि में अभ्यास नहीं होगा तो वो जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो ज्ञान स्थायी नहीं रह सकता।
वो हम कुछ समय के बाद में भूल जाते हैं। तो यहीं पर अभ्यास के महत्व के बारे में फ्रेरे के विचार क्या हैं। फ्रेरे पुस्तकों के महत्व पर, उन्हें पढ़ने के महत्व पर तो बल देते हैं, परंतु अभ्यास को अत्यधिक महत्वपूर्ण बल देते हैं। मीन्स हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसका तो महत्व है, लेकिन उसके साथ में ही अभ्यास का भी बहुत अधिक महत्व है। पुस्तकों में वे सिद्धांत व व्यवहार के मध्य एकता विकसित होते हुए देखते हैं। फ्रेरे कहते हैं कि मुझे लगता है कि उनका कथन है, मुझे लगता है कि एक दिलचस्प बात है, क्योंकि हम कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम पुस्तकों के महत्व को, पढ़ने के महत्व को तथा अभ्यास के महत्व को नकारते हैं। मुझे लगता है कि हमें यह बात समझनी चाहिए कि मुझे यह बात समझनी चाहिए कि पुस्तकों में सिद्धांत और व्यवहार दोनों का समावेश क्रियात्मक रूप में होता है। मीन्स जो पुस्तक में विवरण उद्धृत है, जो विषय वस्तु उद्धृत है, वो उसमें सिद्धांतिक रूप भी उद्धृत होगा और व्यवहारिक रूप है, दोनों चीज़ों का उसमें समावेश एक क्रियात्मक रूप से होता है। और इसमें व्यवहार एवं सिद्धांत दोनों के बीच में द्वंद्वात्मक भी होता है, अर्थात सिद्धांत व्यवहार में के बीच में एकता भी होती है। मीन्स दोनों प्रकार से सिद्धांत और व्यवहार दोनों चीज़ों का हमें अध्ययन करना है, दोनों चीज़ों के रूप में हमें अभ्यास के द्वारा इसको आगे बढ़ाना है। अब इसके बाद में एक और प्रक्रिया है शिक्षण विधि में, गैर शाब्दिक संप्रेषण भी महत्वपूर्ण है। ये एक शिक्षण विधि के रूप में भी इसको स्वीकार किया। शिक्षण विधि जैसे शाब्दिक संप्रेषण तो करते हैं शब्दों के द्वारा, अब गैर शाब्दिक संप्रेषण ये भी एक शिक्षण विधि है। इसके बारे में फ्रेरे के विचार हैं कि शिक्षण में शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे शिक्षक में दोनों ही प्रकार के संप्रेषण को लेकर दक्षता होनी चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि जो शिक्षक होगा उसमें ये दोनों प्रकार के इन दोनों प्रकार में वो दक्ष होना चाहिए, शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार से। अशाब्दिक संप्रेषण को उपेक्षित करने की जो प्रवृत्ति शिक्षकों में सामान्यतः परिलक्षित होती है, उसको दूर किया जाना चाहिए। जैसे अशाब्दिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया होगी वो अमूमन शिक्षक क्या करते हैं, उसको नकार देते हैं। तो ये शिक्षकों की कमजोरी है कि इस प्रक्रिया को भी अपनाना चाहिए, इसमें भी दक्षता हासिल करनी चाहिए। फ्रेरे कहते हैं कि कई बार लोगों के गैर शाब्दिक क्रियाकलाप और भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम शाब्दिक पुस्तक पर ही सोच रहे होते हैं और हम शाब्दिक प्रतिक्रियाओं की ही अपेक्षा कर रहे होते हैं और इसके अलावा हम कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। शरीर अर्थात हाव भाव को हम देखना ही नहीं चाहते हैं। वे इसे क्या करते हैं कि हम लोग जो भी पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तक में शाब्दिक प्रक्रिया ही होगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वो हमारी एक आदत होती है, एक हैबिट में आ जाता है कि हम लोग शाब्दिक प्रक्रिया को ही सुनना चाहते हैं और अशाब्दिक प्रक्रिया, उसके शरीर और हाव भाव को हम लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। तो यहीं पर ये फ्रेरे कहते हैं कि हमें शाब्दिक के साथ में अशाब्दिक संप्रेषण को भी समझना जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, जनतांत्रिक शिक्षण विधि ही सर्वोत्तम है। ये जनतांत्रिक शिक्षण विधि ही सर्वोत्तम है, ये पॉइंट इन्होंने बोला है। फ्रेरे का विचार है कि शिक्षक छात्र संबंध पूर्णतः जनतांत्रिक हो। जो शिक्षक और शिक्षार्थी हैं उनका जो संबंध होगा वो जनतांत्रिक होना चाहिए। उनका विचार था कि शिक्षक को शिक्षार्थी के व्यक्तित्व में आस्था रखनी चाहिए, उनसे प्रेम रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। शिक्षार्थियों की त्रुटियों व कमियों को स्वीकार करना भी शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। मीन्स जो शिक्षक के यहाँ पर कर्तव्यों की बात कर रहे हैं कि शिक्षार्थियों से हमें किस प्रकार रखना चाहिए, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व में आस्था रखनी चाहिए, उनसे प्रेम रखना चाहिए,
उनका सम्मान भी शिक्षार्थी का करना चाहिए, और जो भी शिक्षार्थी की त्रुटियां हैं, कमियां हैं, दोष हैं, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। ये शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होता है। फ्रेरे छात्रों के पूर्व अनुभव का लाभ उठाते हुए उन्हें नवीन अनुभव प्रदान करने पर बल देते हैं। जैसे फ्रेरे कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी अपने जितना भी जीवन काल जिया है उसमें उनके भी अनुभव अवश्य होंगे, तो उन अनुभव के आधार पर उन्हें उनका भी वे अनुभव भी लाभ उठाएं और नवीन अनुभव भी उनमें ऐड करें। उनका मानना है कि यह शिक्षक को उसके कार्य में मदद करता है। जब शिक्षण कार्य होगा तो उसमें हम ये मदद के रूप में दे सकते हैं। जैसे ताजमहल हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम उसमें बच्चों का भी अनुभव ले सकते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ कि आप में से किस किस ने ताजमहल को देखा है। तो बच्चे जिन्होंने भी एक आँखों से देखा होगा या कहीं से टेलीविज़न या चित्र में देखा होगा, तो वहाँ से वो अपने अनुभव बताएंगे। तो इससे शिक्षक को आसानी हो जाएगी कि उसमें जो शिक्षक को अनुभव होगा वो शिक्षक अनुभव और जोड़ देगा, पुस्तकों के माध्यम से और अनुभव जोड़ देगा, तो ये एक सरल प्रक्रिया हो जाएगी। तो यहीं पर ये कह रहे हैं कि जनतांत्रिक शिक्षण विधि ही सर्वोत्तम है फ्रेरे के अकॉर्डिंग। अब फ्रेरे का कुछ और विचार हैं। सीखने सिखाने में गंभीरता और प्रसन्नता की जुगलबंदी। मीन्स सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें गंभीरता होनी चाहिए और प्रसन्नता भी होनी चाहिए। तो फ्रेरे का ये विचार है। फ्रेरे शिक्षा को एक गंभीर, श्रमसाध्य, क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित प्रक्रिया मानते हैं, परंतु साथ ही ये भी सचेत करते हैं कि इसे भार स्वरूप नहीं होना चाहिए। मीन्स जो भी शिक्षा प्रक्रिया है उसमें भार स्वरूप नहीं उसको ग्रहण करना चाहिए। फ्रेरे कहते हैं कि हमें प्रयत्न करना चाहिए कि शिक्षा गंभीर, श्रमसाध्य, क्रमबद्ध और सिलसिलेवार के साथ साथ प्रसन्नता और उल्लास भी पैदा करें। मतलब हमें शिक्षा ऐसी ग्रहण करनी चाहिए कि गंभीर होनी भी चाहिए, श्रमसाध्य होनी चाहिए, क्रमबद्ध भी होनी चाहिए और व्यवस्थित होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में प्रसन्नता और उल्लास भी पैदा हो। ऐसी शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा हमें अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद में नया पॉइंट है, विचार विमर्श अत्यंत आवश्यक है। ये एक प्रक्रिया बहुत ही हायर क्लास में भी देखते हैं, लोअर क्लास में भी देखते हैं। विचार विमर्श प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है शिक्षण विधि में। फ्रेरे कहते हैं कि शिक्षण में विचार विनिमय को अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रविधि मानते हैं। वे कहते हैं कि अधिगमकर्ता के साथ मुक्त संवाद में आस्था रखते हैं। जो भी सीख रहे हैं, शिक्षक है जो सिखाने वाला है और सीखने वाला है, उनमें मुक्त संवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए और उसे अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देने पर वे बल देते हैं। विचार विमर्श में शिक्षक व छात्र दोनों ही सहकर्ता होते हैं। मीन्स विचार विमर्श हम कर रहे हैं तो इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही सहकर्ता के रूप में भाग लेंगे, मिलजुल कर ही विषय पर वार्तालाप करेंगे, स्वतंत्र चिंतन करेंगे, समस्या समाधान करेंगे और किसी निर्णय पर सामूहिक रूप से पहुंचते हैं। मीन्स जो कोई भी टॉपिक, कोई भी समस्या हम लोगों ने ले ली, अब उस समस्या पर हम लोग वार्तालाप करेंगे, शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के। स्वतंत्र चिंतन भी होगा दोनों तरफ से और समस्या समाधान, उसमें कौन सी समस्याएं हैं उसका समाधान भी करेंगे और अंतिम रूप से निर्णय लेंगे कि इसका सामूहिक रूप से हल क्या हो सकता है। अब फ्रेरे कहते हैं, फ्रेरे स्वयं अपने अधिगमकर्ताओं में इन्होंने शिक्षक, अभिभावक और जनता के साथ में इस पद्धति का प्रयोग करते थे। ये फ्रेरे उनके जो जीवन है उसमें ये काम करते थे कि शिक्षक और अभिभावक के साथ में ये विचार विमर्श प्रक्रिया करते थे। जैसे क्या करते हैं, इनका एक कथन है, वक्तव्य इनमें बताया है कि प्रत्येक जगह महीने में एक बार शिक्षकों और अभिभावकों के साथ हमारा शैक्षिक कार्यक्रम होता था। कहते हैं कि प्रत्येक महीने में हम लोग शिक्षक अभिभावक के साथ में मिल कर के एक शैक्षिक कार्यक्रम करते हैं। ये एक सुखद अनुभव था। कहते हैं कि मैंने लोगों के साथ विचार विमर्श करना सीखा। मैंने लोगों के ज्ञान, विश्वास, भय, आशाओं, आकांक्षाओं और उनकी भाषा का सम्मान करना सीखा। ऐसा कई बैठकों के बाद संभव हो पाया और इसमें काफ़ी वक्त लगा। इसमें हमें बहुत चीज़ें, जैसे अगर कोई भी मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें सीखने के लिए ये बता रहे हैं कि इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने का
अवसर मिला हो, जिसमें काफ़ी वक्त भी लगा इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधि के अंदर, स्वानुभव सीखने का उत्तम तरीका है। स्वानुभव सीखने का उत्तम तरीका है। पाउलो फ्रेरे का विचार है, कहते हैं कि स्वानुभव द्वारा सीखने को बहुत महत्व देते हैं ये पाउलो फ्रेरे। शिक्षा मनोविज्ञान भी स्वक्रिया द्वारा किए गए अधिगम को स्थायी मानता है। जैसे पाउलो फ्रेरे तो कहते हैं कि स्वानुभव द्वारा सीखने पर जो हम वो तो महत्व दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान भी में भी ये प्रक्रिया है कि स्वक्रिया स्वानुभव की क्रिया स्थायी प्रक्रिया को मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोगों ने एडगर डेल्स का त्रिकोणीय कोन ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होगा कि अनुभवों के श्रेणी क्रम में इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सोद्देश्य अनुभव को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसमें स्वानुभव की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से सीखने की प्रक्रिया को एक सर्वोच्च स्थान के रूप में रखा गया है। फ्रेरे अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कि बताते हैं कि इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा सीखने की प्रक्रिया का उनके जीवन में उल्लेखनीय योगदान रहा। में से जो भी प्रत्यक्ष रूप से सीखा है वो काफ़ी अच्छा सीखने की प्रक्रिया में योगदान दे सकता है। जैसे बताते हैं कि आम के पेड़ की टहनी से मिट्टी पर शब्दों को लिखा करता था। जैसे आम कोई वृक्ष हो गया, उसकी टहनी हम लोगों ने तोड़ ली, अब उस टहनी को तोड़ करके जो मिट्टी होती है, धूल भरी मिट्टी होती है, उस पर हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं, कोई भी आकृति बनाना शुरू करते थे। जैसे जो व्यक्ति जो छात्र हम आप लोगों में भी गाँव में रहते हैं वो ये सारे कुछ किए होंगे। थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा तेज करके बोलिए सर, सुनाई कम दे रहा है। अच्छा ठीक है। कहते हैं कि आम के पेड़ की टहनी से मिट्टी पर शब्दों को लिखा करते थे। मीन्स जो आम की एक जो भी पेड़ होगा उसकी टहनी को आप लोग भी जो भी गांव में रहते होंगे, इस समय गांव में रह रहे होंगे, वो भी यही कार्य करते होंगे। किसी भी पेड़ की टहनी तोड़ करके या उंगली से ही मिट्टी पर लिखना शुरू कर देते हैं, या हम कोई भी आकृति बनाना मिट्टी पर शुरू कर देते हैं। तो यही प्रक्रिया बताते हैं कि स्वानुभव की प्रक्रिया है। फ्रेरे बताते हैं कि ये भी प्रक्रिया मैं भी करता था। ऐसा करना दिलचस्प लगता था। जिन शब्दों को मैंने जाना और सीखा वे मेरी दुनिया के हैं, ये मेरे अनुभूत हैं, ना कि मेरे माता पिता के अनुभव के शब्द। मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं फ्रेरे कि जो शब्द मैंने उन टहनी से मिट्टी पर लिखे, जो भी आकृति बनाई, वो मेरे अपने अनुभव हैं, वो मेरे अपने अनुभव हैं, वे मेरी अपनी दुनिया है, ना कि वे मेरे माता पिता के अनुभव के शब्द हैं। ये यहाँ पर विचार करते हैं पाउलो फ्रेरे। अब इसके साथ बाद में हम लोग जाते हैं अनुशासन की ओर। अनुशासन के बारे में पाउलो फ्रेरे के क्या विचार हैं? पाउलो फ्रेरे के विचार हैं अनुशासन के संबंध में। आप लोग जानते हो कि फ्रेरे के पिता एक फौज में सैनिक थे। वे कहते हैं फ्रेरे को अनुशासन का पालन करने का आदेश देते थे। फ्रेरे जो फौज में होगा तो फौज का जो व्यक्ति होता है या कोई भी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होता है तो वो अपने बच्चों को अनुशासन का पालन करने का आदेश देते रहते हैं। तो यही प्रक्रिया फ्रेरे के साथ में हुई। उनके पिताजी फौज में थे तो उनके पिताजी उनको अनुशासन का पालन करने का आदेश देते थे। अनुशासन से उनका तात्पर्य बड़ों के आदेशों का पालन करने से था, या अपने में सैनिक अनुशासन था, वास्तविक अनुशासन नहीं। मतलब जो उनके पिताजी अनुशासन की बात करते थे उनका मतलब ये था कि बड़ों जो भी व्यक्ति बड़े हैं आपसे घर में या आपसे बाहर, घर के बाहर भी जो भी बड़े हैं, उनके आदेशों का आप पालन करें। यही उनके पिता के अनुशासन का मतलब था। तो यहीं पर फ्रेरे कहते हैं कि ये अनुशासन एक सैनिक अनुशासन है, ना कि एक वास्तविक अनुशासन है। और फ्रेरे कहते हैं कि हमें वास्तविक अनुशासन चाहिए। तो इसके बारे में उनके और भी विचार हैं। जीवन में प्रवेश करने के बाद में जब उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए निरक्षरता
उन निरक्षरता आंदोलन शुरू किया तो देश की तत्कालीन सैनिक सरकार ने उन्हें जेल की सज़ा सुना दी। आप लोगों को पहले भी बताया कि निरक्षरता आंदोलन जब शुरू किया था उस समय सत्ता पलटी और सैनिक सरकार ने उनको जेल की सज़ा सुना दी और कुछ दिन बाद उनको देश निकाला भी दे दिया गया। जीवन के इन अनुभवों के आधार पर उन्हें कठोर दंड व्यवस्था के आधार पर विकसित अनुशासन के स्थान पर लोकतंत्रीय अनुशासन की स्थापना पर बल दिया, जिसे लोकतंत्रीय अनुशासन में क्या होगा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा पूर्ण पर्यावरण में विकसित किया जा सकता है। मतलब जो दंड व्यवस्था के आधार पर जो अनुशासन विकसित कर रहे हैं उसके स्थान पर हम लोग लोकतंत्रीय अनुशासन की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे जैसे गुण मूल्य विद्यमान हो सकते हैं। अर्थात लोकतंत्रीय अनुशासन के आधार पर विकसित अनुशासन ही सच्चा अनुशासन होता है। इसके साथ ही फ्रेरे के कुछ और मत हैं कि फ्रेरे कहते हैं कि फ्रेरे के मत से है कि विद्यार्थियों को खुले छोड़ देना या बिल्कुल सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर छोड़ देना गैर जिम्मेदाराना कार्य होगा। मीन्स ये भी कहना चाह रहे हैं पालो फ्रेरे के विद्यार्थियों को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है और या बिल्कुल गैर जिम्मेदारी भरे उनके ऊपर कार्य नहीं छोड़ना है। ये गैर जिम्मेदाराना कार्य होगा जो भी इसके अभिभावक पेरेंट्स होंगे, या अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों से चूकना है। अगर आप उनको बिल्कुल पूरी तरह से खुले छोड़ देंगे तो ये अपने अधिकार और जो भी कर्तव्य होंगे उनसे हट जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। शैक्षिक प्रक्रिया के साथ साथ विद्यार्थियों की और स्वयं शिक्षक की स्वतंत्रता के अधिकार आवश्यक हैं। मीन्स जो शैक्षिक प्रक्रिया चल रही है उसमें विद्यार्थी और शिक्षक इनके दोनों के स्वतंत्रता के अधिकार बहुत ही ज़रूरी हैं। शिक्षक के अभाव में कोई कार्य नहीं हो सकता, उसका होना अनिवार्य है। ये आप लोग जानते हो कि शिक्षक नहीं होगा तो कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, कोई भी क्लास नहीं चल पाएगी। फ्रेरे की दृष्टि में विद्यार्थियों की आज़ादी को कुचलना और शिक्षक के अधिकार को बहुत ही कठोर बनाना एक बड़ी गलती है। फ्रेरे ये भी कहते हैं कि विद्यार्थी है उसको पूरी तरीके उसकी आज़ादी उसको भी मत कुचलो और जो शिक्षक के अधिकार हैं उनको भी कठोर मत बनाइए, ये बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की आज़ादी नहीं होगी, परंतु शिक्षक के पास एक निरंकुश सत्ता होगी। फिर एक शिक्षक होगा जो सिर्फ पढ़ाने का काम करेगा। जैसे किसी को अधिकार जो कठोर नियम शिक्षक के ऊपर भी बना दिए जाते हैं तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपना पढ़ाने का कार्य करेगा। फ्रेरे शिक्षक को बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण स्थान देते हैं। पढ़ाने के अलावा भी शिक्षक को बहुत चीज़ें सिखानी होंगी, उनको भी सिखाना आवश्यक है। और फ्रेरे कहते हैं कि शिक्षक एक बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है और कहते हैं कि परंतु साथ ही शिक्षक से वे यह अपेक्षा भी करते हैं कि वह छात्र को उसकी मानवीय गरिमा को, व्यक्तिगत विशेषताओं को और स्वतंत्रता के अधिकार को पूरा सम्मान प्रदान करें। मीन्स जो भी विद्यार्थियों की गरिमा है, व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उनको पूरा सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। तो शिक्षक और विद्यार्थी तो फ्रेरे कहते हैं कि शिक्षक विद्यार्थी के पथ प्रदर्शक बने और उन्हें सत्य की ओर उन्मुख करें। और कहते हैं कि शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संवादपूर्ण, आत्मीय व जनतांत्रिक संबंध होना चाहिए। फ्रेरे कहते हैं कि विद्यार्थी को समय व परिस्थिति की मांग पर आदेश दिए जा सकते हैं। मतलब फ्रेरे ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसको पूरी तरीके से आज़ाद कर दो, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ कोई समय आ गया, ऐसी कोई परिस्थिति आ रही है तो उस समय अध्यापक जो है वो बच्चों को आदेश भी दे सकता है। आवश्यकता होने पर आदेश दिए जा सकते हैं, परंतु ऐसा क्यों किया गया ये भी विद्यार्थियों को स्पष्ट कर देना चाहिए। मीन्स अगर हम आदेश दे रहे हैं किसी भी विद्यार्थी को तो इन
आदेशों को मीन्स इसको भी हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम क्यों आदेश दे रहे हैं। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व में आस्था रखते हुए उसे सम्मान प्रदान करना चाहिए। उसकी किसी कमजोरी का परिचायक नहीं है। यह तो मानवतावादी मुक्तिवादी शिक्षा की अनिवार्य विशेषता है। मीन्स अगर हम किसी भी स्टूडेंट्स को सम्मान दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि शिक्षक की यह कमजोरी है। ये कमजोरी नहीं है, ये शिक्षक की मानवतावादी मुक्तिवादी शिक्षा की एक विशेषता है। ये विचार अनुशासन के संबंध में थे। अब इसके बाद में शिक्षक के बारे में क्या विचार हैं पालो फ्रेरे, शिक्षक से क्या अपेक्षा करते हैं, शिक्षक किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, ये फ्रेरे के विचारों के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं फ्रेरे ने अपने स्कूली जीवन से 2 शिक्षाएं प्राप्त की थीं। अपने स्कूल के जीवन से 2 शिक्षाएं प्राप्त की थी। पहली आप लोगों को पहले बता भी चुके हैं, एक प्यार की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी और दूसरा सहयोग की शिक्षा। वे चाहते थे कि संसार की संपूर्ण मानव जाति में प्रेम हो। मीन्स संसार के जितने भी व्यक्ति हैं उन मानव जाति में सभी को आपस में प्रेम हो और सब क्या करें, एक दूसरे का सहयोग भी करें, एक दूसरे की आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद भी करें। ये इनके विचार थे और ये दोनों स्कूली जीवन की 2 शिक्षाएं इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कह सकते हैं प्राप्त की थी, जो प्रेरणा स्वरूप मिली है। फ्रेरे कहते हैं कि स्कूली शिक्षक और शिक्षार्थियों में प्रेम एवं सहयोगपूर्ण संबंध के पक्षधर थे। जैसे जो शिक्षक और शिक्षार्थी हैं उनमें प्रेमपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण संबंध होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि शिक्षकों को उस राजनीति का पूरा ज्ञान होना चाहिए जिस पर शिक्षा आधारित है। मीन्स शिक्षा का बेस जहाँ से है उसका भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उनमें अपनी राजनैतिक धारणा होनी चाहिए जो उनके व्यवहार में परिलक्षित हो। शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, ये आप लोग जानते ही हैं। फ्रेरे क्या है, एक फिडेल कास्त्रो, एक शिक्षा शास्त्री हैं फिडेल कास्त्रो। इनके वक्तव्य, इनका ये फिडेल कास्त्रो का एक वक्तव्य है, इनको उद्धृत करते हुए यहाँ पर बताते हैं फ्रेरे कि हमें सच्चे शिक्षक का निर्माण करना है। फिडेल कास्त्रो ने कहा था हमें सच्चे शिक्षक का निर्माण करना है। इसी वक्तव्य को फ्रेरे ने भी माना है, इस पर सहमति दी है। फ्रेरे एक प्रगतिशील स्वातंत्रवादी क्रांतिकारी शिक्षक में कुछ गुणों को देखते हैं। मीन्स जो शिक्षक होंगे उसमें कुछ गुणों को वो देख रहे हैं कि उनमें इस प्रकार के गुण होने चाहिए, जिनमें से पहला गुण स्पष्ट दृष्टिकोण व दिशाबोध। ये शिक्षक में गुण होने चाहिए, स्पष्ट दृष्टिकोण व दिशाबोध। कहते हैं कि शिक्षक का चिंतन पूर्णतया स्पष्ट व असंदिग्ध होना चाहिए। शिक्षक का जो चिंतन है वो किस प्रकार को हो, वो स्पष्टतः पूर्णतः स्पष्ट हो और असंदिग्ध हो। मीन्स संदिग्ध अवस्था में ना हो। स्वयं सम्यक दिशा ज्ञान रखने वाला शिक्षक ही विद्यार्थी को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकता है। मीन्स एक सही दिशा में जो ज्ञान रखता है शिक्षक, वही विद्यार्थियों को भी सही दिशा में ज्ञान प्रदान कर सकता है। फ्रेरे कहते हैं कि माता पिता और शिक्षकों का नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। माता पिता को भी इसमें इंक्लूड किया है। माता पिता और शिक्षक सभी का नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। वो कि नज़रिया क्या है, दुनिया के बारे में वे क्या सोचते हैं, वर्तमान और भविष्य के बारे में उनकी क्या संकल्पनाएं हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए माता पिता और शिक्षकों को। एक अध्यापक के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी को पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। ये विचार, ये गुण पालो फ्रेरे ने बताए हैं शिक्षक के। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, समय हो चुका है। और जो भी थैंक यू सर।
जो भी नेक्स्ट गुण कुछ और गुण हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।